नमस्कार। आज हम कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत जो इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति और उनकी शक्तियों के प्रावधान हैं, उन पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले इंस्पेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है, फिर जांच का उद्देश्य क्या है, इसके बाद जानकारी हासिल करने, कहीं भी आने जाने और जांच करने की उनकी क्या शक्तियां हैं, जब्ती के शक्तियों को भी समझेंगे और आखिर में इन सबके पीछे जो कानूनी ढांचा है उस पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, एक इंस्पेक्टर को अपनी शक्तियां मिलती कहाँ से हैं? चलिए इसी कानूनी आधार को समझते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंस्पेक्टर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। ये एक फॉर्मली डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होता है जिसकी नियुक्ति सरकार एक ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन जारी करके करती है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है और उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। कानून की इस भाषा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पद नहीं बना रही, बल्कि सरकार को ये अधिकार भी दे रही है कि वो इंस्पेक्टर का ज्यूरिसडिक्शन यानी कि उनका कार्यक्षेत्र तय कर सके। असल में यही उनके अधिकार की नींव है। अच्छा, तो नियुक्ति की प्रक्रिया तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जांच का असल मकसद क्या होता है। देखिए, शक्तियों को समझने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो सेक्शन 13(2) में ये साफ साफ बताया गया है, कोई भी जांच ये पता लगाने के लिए की जाती है कि दी गई जानकारी सही है या नहीं, एक्ट या स्कीम के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में आता भी है या नहीं, और अगर सेक्शन 17 के तहत कोई छूट मिली है तो उसकी शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। मतलब इंस्पेक्टर की हर कार्रवाई का मकसद इनमें से ही कोई एक होना चाहिए। तो सबसे पहली और सीधी शक्ति है जानकारी मांगने की, सीधे सोर्स से। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इंस्पेक्टर ये जानकारी सिर्फ एम्प्लॉयर से ही नहीं बल्कि किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से भी मांग सकता है जिसे सेक्शन 8A के तहत कोई रकम वसूल की जानी है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जानकारी का दायरा व्यापक हो और पूरी तस्वीर सामने आ सके। चलिए अब बात करते हैं उन शक्तियों की जो एक इंस्पेक्टर को किसी भी जगह पर विजिट के दौरान मिलती हैं, यानी फिजिकल एक्सेस और वहां के लोगों से पूछताछ से जुड़ी शक्तियां। तो एक ऑन-साइट इंस्पेक्शन का फ्लो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले इंस्पेक्टर किसी भी रीजनेबल टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट में या उससे जुड़ी किसी भी जगह पर एंटर और सर्च कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर वो सहायता भी ले सकता है। फिर वो वहाँ के इंचार्ज से अकाउंट्स, बुक्स या कोई भी ज़रूरी दस्तावेज दिखाने के लिए कह सकता है। और आखिर में वो एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंट या किसी भी कर्मचारी से मामले से जुड़े सवाल जवाब कर सकता है। ये पूरी प्रक्रिया लीगली साउंड इंस्पेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इंस्पेक्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति पर, और वो है दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार, यानी पावर ऑफ सीजर। हाँ, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल हर हाल में नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक मजबूत आधार होना चाहिए, और वो है रीजन टू बिलीव, यानी ये मानने का कोई ठोस कारण हो कि एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है। तभी इंस्पेक्टर जरूरी दस्तावेजों की कॉपीज बना सकता है या उन्हें जब्त कर सकता है। यहाँ कानून की भाषा फिर से बहुत मायने रखती है। ये कहती है कि इंस्पेक्टर ऐसी सहायता के साथ जिसे वह ठीक समझे दस्तावेज जब्त कर सकता है। इसका मतलब उन्हें ये तय करने का अधिकार है कि अपराध के लिहाज से कौन से दस्तावेज रेलेवेंट है, और दूसरा, जब्ती के दौरान वो मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्रावधान हैं, जैसे सेक्शन 13(2)E कहता है कि इंस्पेक्टर को स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम के तहत दूसरी शक्तियां भी दी जा सकती हैं। और सेक्शन 13(2)A ये साफ करता है कि सेक्शन 13(2) की सारी शक्तियां पेंशन स्कीम से जुड़ी जांच पर भी पूरी तरह लागू होंगी। मतलब ये शक्तियां काफ़ी व्यापक और फ्लेक्सिबल हैं। और अब आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंस्पेक्टर के ये सारे काम देश के बड़े कानूनी ढांचे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये प्रावधान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि इंस्पेक्टर द्वारा की गई कोई भी तलाशी या जब्ती कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC के नियमों के तहत ही होगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी वारंट के तहत की गई तलाशी या जब्ती होती है। ऐसा करने से ये सुनिश्चित होता है कि पूरी कार्रवाई में ड्यू प्रोसेस का पालन हो और इंस्पेक्टर के एक्शंस को कानूनी वैधता मिले।